आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं संयोजन अभिक्रियाओं के विषय में। क्या इसके नाम संयोजन से ही इसके बारे में कुछ पता चलता है? जी हाँ, इसका नाम ही ये दर्शाता है कि हम किसी पदार्थ का संयोजन अर्थात मिलन कर रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रियाओं को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद निर्मित करते हैं, उन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए संयोजन अभिक्रियाओं को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है और साथ ही आप देखेंगे कि बीकर का तापमान बढ़ गया है, अर्थात इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ध्यान दीजिए, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल H2O मिलकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनाते हैं। अभिक्रिया में अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। साथ ही इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। आइए संयोजन अभिक्रियाओं के कुछ और उदाहरणों का अध्ययन करें। पहला उदाहरण है कोयले का दहन। इस अभिक्रिया में कोयला ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या ये भी संयोजन अभिक्रिया है? कैसे? कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व मिलकर एक उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, इसलिए ये भी संयोजन अभिक्रिया है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जल का निर्माण। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि यहां दो पदार्थ अर्थात H2 और O2 मिलकर एक उत्पाद H2O का निर्माण कर रहा है। अतः ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया के पहले उदाहरण में हमने देखा कि हमारा मिश्रण अभिक्रिया के पश्चात गर्म हो गया। हमने ये भी सीखा कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आइए इसके और उदाहरणों का अध्ययन करें। प्राकृतिक गैस का दहन। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O बनता है और इसके साथ ही उत्पन्न होती है ऊर्जा। क्या आप जानते हैं श्वसन रेस्पिरेशन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है।
पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। एक और रोचक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना। यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं कि सभी संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हों। आइए संयोजन अभिक्रिया का एक ऐसा उदाहरण देखें जहां ऊष्मा निर्माण नहीं हो रहा है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम रिबन को रेगमॉल से रगड़कर बर्नर के माध्यम से जलाने पर चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण या राख में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। यह एक संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक उत्पाद अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। में स्वागत है। आज हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभिक्रियाओं के कई प्रकार होते हैं और वियोजन या अपघटन भी अभिक्रिया का एक प्रकार है। आइए इसका अध्ययन करें। वियोजन अभिक्रिया में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी यौगिक या अभिकर्मक का वियोजन या अपघटन हो रहा है। सरल भाषा में कहें तो एक बड़े पदार्थ का छोटे छोटे पदार्थों में टूटना ही वियोजन डीकॉम्पोजिशन है। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। आइए वियोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक शुष्क परख नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। परख नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल का रंग देखिए। क्या आप देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? जी हां, क्रिस्टल का रंग हरे से सफेद हो गया है और साथ ही सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। यदि इसे और तेज गर्म किया जाए तो आप देखेंगे इसका रंग भूरे काले में परिवर्तित हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल अपघटित होकर फेरिक ऑक्साइड, जिसका रंग भूरा है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। तो दोस्तों, ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण कैसे है? क्योंकि एक अभिकर्मक फेरस सल्फेट वियोजित होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि एकल अभिकर्मक फेरस सल्फेट FeSO4 अपघटित होकर छोटे छोटे पदार्थ जैसे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनाता है। ये अपघटन या वियोजन का उदाहरण है। फेरस सल्फेट गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल जल त्याग देता है और इसलिए क्रिस्टल के रंग में परिवर्तन आता है। इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हैं। है ना ये रोचक? आइए
वियोजन अभिक्रिया के एक और उदाहरण का अध्ययन करते हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। आइए वियोजन अभिक्रिया के एक और उदाहरण का अध्ययन करें। एक परख नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे में परख नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। इसकी अभिक्रिया इस प्रकार होती है। लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। दोस्तों, आइए एक और रोचक वियोजन अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं, जो है जल का वैद्युत अपघटन। जी हां दोस्तों, जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित किया जा सकता है। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने से वो हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 में वियोजित हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड का अपघटन एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यह अभिक्रिया करने के लिए एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इसका रंग क्या है? इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर ग्रे रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। इस अभिक्रिया को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाएं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग की जाती हैं। अतः हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक के तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशेषित होती है उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऊर्जा का अवशोषण प्रतिक्रियाशील पदार्थ में मौजूद बंधनों को तोड़ता है, जिसके कारण प्रतिक्रियाशील पदार्थ उत्पादों में विघटित होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम विस्थापन और दोहरा विस्थापन अभिक्रियाओं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जिस विषय को कवर करने जा रहे हैं वो है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभिक्रियाओं के कई प्रकार हैं। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं अभिक्रियाओं के वो प्रकार हैं जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं। आइए अब हम अपने पहले विषय से शुरू करते हैं, जो है विस्थापन अभिक्रिया। ये शब्द विस्थापन हमें बताता है कि यहां विस्थापन हो रहा है या किसी चीज का प्रतिस्थापन कर रहे हैं। सही। तो हम विस्थापन अभिक्रियाओं को कैसे परिभाषित करते हैं? एक विस्थापन अभिक्रिया वो है जिसमें परमाणु या परमाणुओं के समूह में किसी अन्य परमाणु द्वारा विस्थापन या प्रतिस्थापन किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लें कि A B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो A BC से B को विस्थापित कर सकता है और प्रतिक्रिया में दिखाए अनुसार
एसी बनता है। आइए अब एक उदाहरण की मदद से विस्थापन अभिक्रियाओं को समझते हैं। 3 लोहे की कील लें और उन्हें रिगमॉल से रगड़कर साफ करें। और फिर ए और बी के रूप में चिन्हित 2 परख नलियां लें। प्रत्येक परख नली में लगभग 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लें। 2 लोहे के कीलों को एक धागे में बांधें और लगभग 20 मिनट के लिए परख नली बी में कॉपर सल्फेट के विलयन में सावधानी से डुबोएं। तुलना के लिए एक लोहे की कील अलग रखें। 20 मिनट के बाद कॉपर सल्फेट घोल से लोहे की कीलों को निकाल लें। अब हम परख नलियों ए और बी के कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना करेंगे और एक तरफ रखे हुए लोहे के कील और कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोए लोहे के कील के रंगों की भी तुलना करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ गया है और लोहे की कील भूरे रंग की हो गई है। जो अभिक्रिया हुई वो थी आयरन की कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया, और क्योंकि कॉपर की तुलना में आयरन अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसने कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया और आयरन सल्फेट और कॉपर का निर्माण हुआ। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। विस्थापन अभिक्रियाओं के अन्य उदाहरण हैं। सबसे पहले जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया में, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, वो जिंक सल्फेट और कॉपर बनाने के लिए कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक इसी तरह लेड और कॉपर क्लोराइड की अभिक्रिया है। इसमें कॉपर और लेड क्लोराइड बनाने के लिए कॉपर को विस्थापित किया जा रहा है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व हैं, इसलिए वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब हम एक अन्य प्रकार की अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे, जो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये विस्थापन अभिक्रियाओं के समान है, लेकिन जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये द्विविस्थापन है, यानी अन्य 2 परमाणुओं द्वारा 2 परमाणुओं का विस्थापन हो रहा है। वास्तव में ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। आइए अब हम एक उदाहरण की मदद से इस द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझें। एक परख नली में लगभग 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लें। एक अन्य परख नली में लगभग 3 ml बेरियम क्लोराइड का विलयन लें। दोनों विलयनों को मिलाएं। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप प्रेसिपिटेट कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो दोस्तों, ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे है? क्योंकि इस अभिक्रिया में क्लोरीन आयन 2Cl- सोडियम सल्फेट से सल्फेट आयन SO4 को विस्थापित करता है और बेरियम आयन Ba2+ सोडियम सल्फेट से सोडियम 2Na+ को विस्थापित करता है। इसलिए ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दोस्तों, है ना ये एक दिलचस्प अभिक्रिया? लेकिन ये अभिक्रिया क्यों होती है?
Ba2+ तथा SO4 की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट BaSO4 के श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड NaCl का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। इस सत्र में हम जिस विषय को कवर करने जा रहे हैं वो है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभिक्रियाओं के कई प्रकार हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं के प्रकार हैं जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं। हम उन अभिक्रियाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे जिनमें उपचयन एवं अपचयन एक साथ होते हैं। आइए पहले उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है इसके विषय में जानते हैं। उपचयन का सीधा सीधा अर्थ ये है कि ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो हम उपचयन अभिक्रिया को कैसे परिभाषित करते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। आइए इसे हम अधिक विस्तार में एक क्रियाकल्प के द्वारा समझें। एक चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करें। आप क्या देखते हैं? कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। लेकिन ये काला पदार्थ क्यों बना? ये कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण होता है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। अभिक्रिया के समय कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कॉपर का उपचयन ऑक्सीडेशन हुआ है और इसलिए ये अभिक्रिया एक उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हम इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। आप क्या देखते हैं? आप पाएंगे कि काले रंग की सतह भूरे रंग की हो गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। यहां कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, या दूसरे शब्दों में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन रिडक्शन हुआ है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है अपचयन अभिक्रियाएं रिडक्शन रिएक्शन कहलाती हैं। यदि हम इस अभिक्रिया को गौर से देखें तो पाएंगे कि इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए ये अपचयित हुआ है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए ये उपचयित हुआ है। ऐसी किसी भी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उपचयन अपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन अथवा रीडॉक्स अभिक्रियाएं रीडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। आइए अब हम अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में जानें। जब भी किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऐसी अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं रिडक्शन रिएक्शन कहलाती हैं। आइए अब अपचयन और उपचयन को हम 2 उदाहरणों के द्वारा और विस्तार से समझें। इस पहली अभिक्रिया में सोडियम में हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, इसलिए ये अपचयन का उदाहरण है। दूसरे उदाहरण में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का
ह्रास हुआ है, अर्थात अपचयन, तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, अर्थात उपचयन हो रहा है। आइए ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में जानें जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों देखने को मिलते हैं। क्योंकि जैसा हमने उदाहरण 2 में देखा, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास अर्थात अपचयन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि अर्थात उपचयन हो रहा है। इस तरह एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन हो रहे हैं। तो दोस्तों, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या मतलब है? एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। दोस्तों, है ना ये रोचक अभिक्रियाएं? कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। पहले उदाहरण 1 में जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का अपचयन और कार्बन में ऑक्सीजन का उपचयन हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। दूसरे उदाहरण में MnO2 से ऑक्सीजन का अपचयन तथा HCl में ऑक्सीजन का उपचयन हो रहा है, इसलिए ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया है। तीसरे उदाहरण में मैग्नीशियम रिबन का चमकदार ज्वाला के साथ ऑक्सीजन में दहन होने पर श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है या अपचयन? जी हां, क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने उपचयन ऑक्सीडेशन, अपचयन रिडक्शन तथा रेडॉक्स अभिक्रियाओं, रेडॉक्स रिएक्शंस का अध्ययन किया।